सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ अपना अगला वीडियो लेकर। पूर्व के लेक्चर्स में मैंने बात की थी आपसे, कुछ जनरल डिस्कशन किया था, आनंदम की जानकारी दी थी और ग्रुप सेकंड के पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने आपसे बात की थी। उसके सिलेबस के बारे में मैंने आपसे बात की और कुछ PDF भी मैंने डाले। हालांकि अभी तक तय नहीं हो पाया है कि आप लोगों के लिए कॉलेजेस कब से खुलेंगी। ये डिपेंड करेगा राज्य सरकार पर, जो कोरोना की 1 तारीख से समीक्षा लेकर पुनः उसके बारे में विचार करेगी और तब तक हम अपना काम करते चलते हैं। जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया कि आपके पास में एक सिलेबस होना चाहिए जो आपको ये बताए कि आपको क्या करना है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ पेपर सेकंड के ग्रुप सेकंड के पेपर सेकंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा था कि बिजनेस इकोनॉमिक जितना टेक्निकल पेपर है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट उसके कंपेरेटिवली बहुत ही इजी पेपर है और बहुत ही इसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप कॉमन सेंस से भी आंसर लिख सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज हो, सामान्य ज्ञान हो। तो हम बात करेंगे आज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के सिलेबस की। उसके बाद में बात करेंगे कुछ बुक्स की कि कौन कौन से आप बुक्स रेफर कर सकते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का जो पहला यूनिट है वो आपका इस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही है, आर्थिक पर्यावरण। आर्थिक पर्यावरण क्या है, आर्थिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कौन से घटक हैं, आर्थिक पर्यावरण के क्या विशेषताएं हैं, भारत का आर्थिक पर्यावरण कैसा है, भारत के आर्थिक पर्यावरण को किन के तत्वों ने प्रभावित किया है, आदि आदि। तो ये पहला जो चैप्टर है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से ही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं जो आपको अच्छी तरह तैयार करने हैं। इसके अलावा फिर आपको तैयार करने होते हैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे बचत है, आय है, विनियोग है, कुछ ऐसी उसकी अवधारणाएं हैं जो आपको उसके बारे में जानकारी रखनी है। और एक इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन। आप सभी जानते हैं आर्थिक नियोजन के बारे में। आर्थिक नियोजन क्या होता है? ऐसा आपको पता है कि हर कार्य के पहले हमें कोई योजना बनानी पड़ती है। आप भी जो भी कार्य करते होंगे, हो सकता है योजना बनाते होंगे, क्योंकि योजना बनाने का उद्देश्य होता है कि जो भविष्य में हम करने जा रहे हैं वो हमारा सफल हो और हमें किसी प्रकार की ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है, अनसर्टेन है। तो ऐसी स्थिति में एक प्लानिंग हमारी अनिश्चितताओं को कम कर देती है, हमारी जोखिम को कम कर देती है। तो सरकार भी देश में जब इतना पैसा खर्च करती है, खरबों रुपया जब खर्च किया जाता है, तो सरकार को भी सोचना होता है। तो सरकार प्लानिंग करती है और उस प्लानिंग के हिसाब से ही सरकार पैसा खर्च करती है। सरकार पंचवर्षीय योजना बनाती है और उन पंचवर्षीय योजनाओं में ये डिसाइड किया जाता है कि कितना पैसा किस मद पर खर्च होगा। तो आपको इसमें इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में सामान्य सी जानकारी आपको पढ़नी है और 11वीं 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन भी पढ़ना है। तो इस प्रकार से ये छोटी मोटी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। तो मुख्य रूप से इसमें अगर आप एक चैप्टर आर्थिक पर्यावरण के बारे में पढ़ लेते हैं तो आपका काफ़ी कोर्स कवर हो जाता है। यूनिट दूसरा आपका बहुत ईजी है, जिसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप पहले की क्लास में पढ़ के आए होंगे, जैसे जनसंख्या है, बेरोजगारी है, रीजनल इम्बैलेंसेज है, पैरेलल इकोनॉमी है। तो ये इस तरह के जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ही इजी हैं। और गरीबी है, सबका पैटर्न एक जैसा होता है। गरीबी किसे कहते हैं, जिसको निर्धनता भी कहते हैं, पॉवर्टी। गरीबी के भारत में क्या कारण है, गरीबी की क्या अवधारणा है, सरकार ने उसके लिए क्या उपाय किए हैं, आपके क्या सुझाव हैं। इसी प्रकार जनसंख्या भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जनसंख्या के बारे में आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, हर साल कुछ क्वेश्चन आते ही हैं। भारत में जनसंख्या की क्या विशेषताएं हैं, जनसंख्या बढ़ने के क्या कारण हैं, जनसंख्या के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, आप क्या सुझाव दे सकते हैं, एक्सेट्रा। बेरोजगारी भारत में क्या है, बेरोजगारी कितनी है, इसके क्या दुष्प्रभाव हैं, बेरोजगारी किन कारणों से होती है, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, और सरकार ने क्या योगदान किया या सरकारी योजना क्या है। इसी प्रकार एक है चैप्टर आपका रीजनल इम्बैलेंसेज,
प्रादेशिक असमानताएं आप देखते हैं, कुछ राज्य हमारे आगे बढ़ गए हैं, कुछ राज्य पीछे रह गए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि राज्यों में एक इम्बैलेंसेस पैदा हो गए हैं? तो उनके कारणों को आपको पढ़ना पड़ेगा। रीजनल इम्बैलेंसेस किन कारणों से होते हैं, उसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं, उसके क्या उपाय हैं, सरकार ने उसके लिए क्या एफर्ट्स किए हैं। और इसी प्रकार एक समानांतर अर्थव्यवस्था, पैरेलल इकोनॉमी, आपको पता है कि हमारे देश में पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। पैरेलल इकोनॉमी का मतलब है कि हमारे ब्लैक और वाइट दोनों इकोनॉमीज एक साथ चल रही हैं। तो और वो देश के लिए बहुत घातक सिद्ध हो रही है। ब्लैक मनी जो है वो हमारे देश के लिए बहुत घातक सिद्ध हो रही है। तो आपको उसके बारे में भी पढ़ना है। ब्लैक मनी क्या है, काला धन की उत्पत्ति के क्या कारण हैं, इसके क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, सरकार ने इसके लिए क्या क्या योजनाएं बनाई, कहाँ तक सफल रही, और आप क्या सुझाव दे सकते हैं। तो ये बहुत ही एक छोटा सा यूनिट है जो आप इसको बहुत इजी कवर कर सकते हैं। तीसरा आपका है पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसी से संबंधित है। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी। तो ये कुछ ऐसे हैं जो आप उसको आपने पढ़ा होगा। मौद्रिक नीति, जैसे आपको पता है कि देश के केंद्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक नीति बनाई जाती है। मौद्रिक नीति के क्या टूल्स होते हैं, भारत की मौद्रिक नीति की क्या विशेषताएं हैं, उसमें क्या कमियां हैं। राजकोषीय नीति किसे कहते हैं? राजकोषीय नीति सरकार द्वारा घोषित की जाती है, जिसमें आप देखते हैं पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, बजट, ये सारी चीजें राजकोषीय नीति का अंग बन जाती हैं। उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। सरकार आय कैसे प्राप्त करती है, व्यय कैसे करती है, सरकार कर कैसे लगाती है, बजट कैसे बनता है, इत्यादि। इसी प्रकार हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है, एक्जिम पॉलिसी इसको हम बोलते हैं। हर सरकार द्वारा ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है, एक्जिम पॉलिसी, जो हमारे देश का आयात निर्यात की दिशा और दशा को तय करती है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है, जो बहुत ईजी है। यूनिट 4 आपका इंडस्ट्री से संबंधित है, जिसमें आपका मुख्य रूप से औद्योगिक विकास के बारे में बताया जाता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में पूछा जाता है, इंडस्ट्रियल सिकनेस के बारे में आपसे पूछा जाता है, लिबरलाइजेशन कह सकते हैं आप। इसके अतिरिक्त लघु कुटीर उद्योग के बारे में आप इसको कह सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही ईजी हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी जो चल रही है उसकी क्या विशेषताएं हैं, उससे क्या प्रभाव पड़े हैं। फिर हमारे उदारीकरण की जो नीति चल रही है, जिसके अंतर्गत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। भारत में लिबरलाइजेशन बहुत वर्षों पूर्व प्रारंभ हो गया था और आज हम लिबरल उसमें ही एरा में रह रहे हैं, तो उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। इसी प्रकार इंडस्ट्रियल सिकनेस क्या है, औद्योगिक रुग्णता किस कारणों से पैदा होती है, या इसके अलावा लघु कुटीर उद्योग किसे कहते हैं, लघु कुटीर उद्योगों की क्या विशेषताएं हैं, इनमें क्या समस्याएं पैदा होती जा रही हैं, सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं, और आप इसके लिए क्या सुझाव दे सकते हैं। यूनिट 5 आपका इंटरनेशनल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है, यानी इसको बताता है। और इसमें आपके विकासशील देशों की जो समस्याएं हैं, कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अतिरिक्त आपका IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, एशिया विकास बैंक, इनके बारे में आपको पढ़ना है। विश्व बैंक किसे कहते हैं, विश्व बैंक के क्या संगठन, पूंजी और विश्व बैंक के क्या कार्य हैं, विश्व बैंक ने कहाँ तक सफलता और असफलताएं विश्व बैंक की रही हैं, और भारत को इससे क्या फायदा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी। इसी प्रकार सेम पैटर्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF और ADB के बारे में भी आपको पढ़ना है, एशिया विकास बैंक। तो ये जितना, जैसे मैंने कहा कि इकोनॉमिक का सिलेबस जितना बड़ा है, उतना ही छोटा सिलेबस आपका एनवायरनमेंट का है, और आप इसको इजीली कवर कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कितना इसको सरकार द्वारा कम किया जाता है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल आपके सामने ये सिलेबस मैंने आपने रखा है, आप इसको एक बार देखें, फिर हम आगे की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।